देखो, जो भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए लेखपाल का है, यूपी टेट वाला है, सी टेट वाला है, जो भी एग्जाम है सब में जीएस पूछता है। जीएस 6 भाग में रहेगा। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान, ठीक है, 5 भाग ये, और एक रहेगा करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग भूगोल वाला पढ़ेंगे। इतिहास वाला कुछ उस क्लास में पढ़ाए थे जो रह गया है। अब हम जब उस क्लास में पढ़ाएंगे तो फिर देख लेना, ठीक है। अभी भूगोल शुरू करते हैं, तो भूगोल का जहाँ से एकदम शुरू हो रहा है वहां से एकदम शुरू करेंगे और इसके एकदम आखिरी तक जाएंगे, ठीक। तो भूगोल में जो शुरुआत होती है वह भूगोल में शुरुआत मतलब भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है वो पृथ्वी और उससे संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम ब्रह्मांड से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड वो इकाई है जो सबसे बड़ी इकाई है। ब्रह्मांड से शुरू करेंगे। ब्रह्मांड के बाद हम आएंगे आकाशगंगा, आकाशगंगा से ग्रह, ग्रह से फिर पृथ्वी पे आएंगे, पृथ्वी से फिर विश्व का भूगोल में मैप वगैरह पढ़ेंगे, फिर भारत में आएंगे, फिर प्रदेश का कुछ पढ़ना हुआ तो ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे के क्रम में। तो पहले आज हम लोग ब्रह्मांड वाले में देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है और ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड वह इकाई है जहां तक आप सोच सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो कुछ भी है वह ब्रह्मांड में है, ठीक। तो ब्रह्मांड किससे बना है? ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार के तारों, ग्रहों, उपग्रहों, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों, सबका मतलब बता देंगे बाद में, क्षुद्र ग्रहों और उनका पिंड इत्यादि से मिलकर बना है, ठीक है, उनका इत्यादि से मिलकर बना है। ये सारी चीजें जो है ब्रह्मांड में पाई जाएंगी। अगर ये हमारा ब्रह्मांड है तो ये सारी चीजें इसी में पाई जाएंगी, ठीक है। अब कुछ कुछ और भी चीजें हैं, जैसे ब्रह्मांड के बाद हमारा आता है आकाशगंगा या गैलेक्सी। वो क्या होता है, ठीक है, देखिए गैलेक्सी क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है। जब हजारों मतलब करोड़ों तारे जब आपस में मिलकर समूह बनाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? आकाशगंगा या गैलेक्सी, ठीक है। या इसी को गैलेक्सी को और क्या कहते हैं? मंदाकिनी, ठीक है। गैलेक्सी को ही मंदाकिनी कहते हैं, गैलेक्सी को ही आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों का समूह। क्या है आकाशगंगा? करोड़ों तारों का समूह। और तारे क्या है? अभी उसके बारे में भी देखेंगे। यानी कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, यानी कि करोड़ों तारों का जब समूह मिल जाएगा, 1 करोड़ तारे, 100 करोड़ तारे जब एक साथ रहेंगे तो उनको एक आकाशगंगा कहेंगे। समझ में आया? मतलब कहते हैं कि 100 बिलियन मतलब अरब, 100 अरब तारे या 100 बिलियन तारे जब आपस में मिलते हैं या एक समूह में रहते हैं तो उनको आकाशगंगा कहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार की 100 बिलियन आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में, कितना है? 100 बिलियन आकाशगंगा, यानी कि 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं और एक एक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारे हैं। समझ में आ रहा है इतना? यानी कि तारे जब 100 बिलियन तारे एक साथ हो जाएंगे तो एक आकाशगंगा बनेगी। और उस प्रकार की आकाशगंगा ब्रह्मांड में कितनी है? 100 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है अरब, ठीक है, हिंदी में समझेंगे अरब, ठीक। तो ये समझ में आया कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और उन्हीं तारों में हमारा एक तारा सूर्य है, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं कि तारे क्या होते हैं। इतना समझ में आया ब्रह्मांड क्या है? उस वाले क्लास में, ठीक है। अब देखिए तारे क्या होते हैं, ठीक। तारे जो है आकाश मतलब ब्रह्मांड में एक ऐसे गैसीय पिंड होते हैं जिनमें से उष्मा, ताप एवं प्रकाश निकलता रहता है, ठीक है। एक पिंड है या गोला है जिसमें कुछ ऐसी क्रिया हो रही है जिसकी
वजह से इसमें से क्या निकल रहा है, ताप निकल रहा है या उष्मा निकल रही है। ठीक है, उष्मा निकल रही है इसमें से, और क्या हो रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है। ठीक, तो तारे क्या है, एक ऐसे आकाशीय पिंड हैं जिनमें से ताप मतलब उष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता रहता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, मतलब जो तारे हैं आखिर उनमें यह घटना क्यों होती है। तो उनमें जो घटना होती है उस घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन। ये पढ़े होंगे आप लोग कि नहीं पढ़े होंगे। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराकर बड़ा नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन के वास्तव में क्या होता है, आपस में टकराते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। इस क्रिया के कारण बहुत सारी उष्मा निकलती है, इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में जैसे पढ़ाया जाता है परमाणु बम होता है, तो उसमें छोटे छोटे मतलब यूरेनियम का नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है या छोटे तत्वों में टूटता है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, हीलियम का, और उस हीलियम के निर्माण करने के कारण जो उष्मा निकल रही है उसी उष्मा से हमको ताप और प्रकाश मिलता है। ठीक है, समझ में आया। अगर पूछेगा सूर्य में ईंधन के रूप में कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, इसमें क्या आपस में मिल रहा है, नाभिकीय संलयन तो क्रिया हो गई। ईंधन क्या है इसमें, हाइड्रोजन। अभी कल परसों में पढ़ाए थे ना, हाइड्रोजन चलता है, बहुत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो सूर्य में यही हाइड्रोजन पाया जाता है, और यही हाइड्रोजन जब आपस में संलयित होता है या आपस में जुड़ता है तो उससे हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे उससे हीलियम का निर्माण होगा। ठीक है, हीलियम का निर्माण होगा तो हीलियम फिर क्रिया नहीं करेगा, हीलियम वैसे ही रह जाएगा, लेकिन इस क्रिया के दौरान बहुत सारी उष्मा निकलती है। ठीक है, इस क्रिया के दौरान उष्मा निकलेगी, और वही उष्मा क्या है, तारों के प्रकाश का और उष्मा का स्रोत है। समझ में आया, आया कि नहीं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि तारों में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, मतलब हाइड्रोजन। कौन सी क्रिया होती है, समझ में आया इतना। ठीक है, तो ये हो गए आपके तारे। अब तारों के चारों ओर कई सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तारों के चारों ओर कई सारे पिंड एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। देखो अगला देखते हैं ग्रह। ये हो गया तारे, बता दिए। ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ये मान लो कोई तारा है, मान लो सूर्य है। ठीक है, इसमें से प्रकाश और उष्मा निकल रही है। ठीक, अब इसके चारों ओर कई सारे ऐसे पिंड हैं जो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन्हीं पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, इन पिंडों को क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। ये ग्रह कब है, इनके लिए कुछ नियम है। चक्कर तो बहुत सारे पिंड लगाते हैं, लेकिन उनका एक विशिष्ट आकार होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे प्लूटो को जो बाहर किया गया उसमें से एक दो नियम को काट रहा था। तो पहला नियम क्या है, मतलब एक इनका ठीक ठाक आकार होना चाहिए जो ग्रह की श्रेणी में इनको रखता हो। दूसरा, यह सूर्य का चक्कर जो है एक निश्चित पथ पर लगाएंगे, ये कभी एक दूसरे का रास्ता काटेंगे नहीं। समझ में आ रहा है, तो एक भी रास्ता कभी काटेगा नहीं। अगर रास्ता काट रहा है तो उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। समझ में आया, यानी कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, लेकिन एक दूसरे का रास्ता नहीं काटेंगे, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाएंगे। तुमको क्या कहेंगे, ग्रह। ठीक, अब इनमें जो पहले चार ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे, आंतरिक ग्रह। और जो शेष चार ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या हो जाएंगे, बाह्य ग्रह।
समझ में आया? सब 8 ग्रह हैं। पहले 4 वाले आंतरिक ग्रह हो जाएंगे और बाद वाले 4 बाह्य ग्रह हो जाएंगे। ठीक है। आंतरिक ग्रह के कुछ गुण होते हैं, जैसे आंतरिक ग्रह आकार में छोटे होंगे, तो इनका आकार कैसा होगा? आकार जो है छोटा होगा। ठीक है। लेकिन घनत्व कैसा होगा? घनत्व कैसा होगा? अधिक होगा। ठीक है। आकार छोटा लेकिन घनत्व अधिक। घनत्व का मतलब क्या है? घनत्व का मतलब कोई भी चीज कितनी कठोर है या कितना गाढ़ा है। जैसे द्रव के रूप में अगर हम घनत्व की बात करेंगे तो जल और शहद में कौन गाढ़ा है? शहद, यानी कि शहद का घनत्व ज्यादा है। ठीक है। इसी तरह किसी 2 ऐसी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे जो सतह पर मतलब ठोस है, तो उसमें तो जो ज्यादा कठोर होगा उसका घनत्व अधिक होगा और जो कम घनत्व का होगा उसमें कम कठोर होगा। समझ में आया? यानी कि ये छोटे हैं आकार में लेकिन इनका घनत्व अधिक है, यानी कि अधिक ठोस है इनकी तुलना में। ठीक है। इनकी तुलना में यह अधिक ठोस है। बाह्य ग्रह जो है वह आंतरिक ग्रह से हल्के होंगे कि नहीं? हल्के होंगे। इनका घनत्व कम होगा और आकार बड़ा होगा। इसमें आकार छोटा है, इसमें आकार बड़ा होगा। इसमें घनत्व अधिक है, इसमें घनत्व कम हो जाएगा। समझ में आया? ये हो गए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अभी सबको नोट्स बना के लिखवा देंगे या फिर लिख के भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है। लिख लेना आपने, या इसी से समझ के लिख पाना तो लिख लेना वीडियो से ही। समझ में आए ना? अब देखिए ग्रह के बाद क्या आता है? उपग्रह। उपग्रह। ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं? ग्रह क्या थे? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले या तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में एक ही तारा है सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है। और तारे के चारों ओर जो एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाएंगे उनको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। अब उपग्रह क्या होते हैं? मान लो ये कोई ग्रह है और ग्रह के चारों ओर अगर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो कुछ क्या बोलेंगे? उपग्रह। ठीक है। तो ऐसे उपग्रह जो है बहुत सारे ग्रहों के हैं, बहुत सारे ग्रहों के नहीं है। जैसे बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के सबसे पास है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। मंगल का 2 उपग्रह है। ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक रूप से एक उपग्रह है। ठीक। कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा जैसे है, अगर पृथ्वी पे रात हो जाती है तो एक चंद्रमा दिखता है ना। शुक्र पे भेज दिया जाए तो एक भी कभी नहीं दिखेगा और मंगल पे भेज दिया जाए तो ऐसे 2 दिखाई देंगे। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे अधिक वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। अभी 63 थे, वो घटते बढ़ते रहते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। ठीक है। अभी पूरा पता भी नहीं चल पाया है। तो कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह है, जैसे शनि का एक उपग्रह है टाइटन। ठीक है। टाइटन उपग्रह का नाम याद रखना है, वह शनि का उपग्रह है। ठीक है। इसी तरह बृहस्पति का एक उपग्रह है गेनीमाइड। ठीक है। गेनीमाइड या गेनीमाइड। ठीक। तो वो सबसे बड़ा उपग्रह है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गेनीमाइड है। ठीक है। ये सब लिख के मिल जाएगा, लिख देंगे या लिखवा देंगे। तो ग्रह के मतलब उपग्रह क्या हो गया? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा हो गया उपग्रह। लेकिन मानव भी बहुत सारे जो है ऐसे चीजों को भेजता है जो सूर्य मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए। ठीक है। उनको भी उपग्रह कहते हैं, उनको मानवीय उपग्रह कहेंगे। मानवीय उपग्रह क्या होते हैं? जैसे मान लो मनुष्य कोई चीज यहाँ से रॉकेट के द्वारा भेजा और कक्षा में जाकर चारों ओर से चक्कर लगाने लगे। जैसे हमारा जितना भी मोबाइल सिस्टम काम कर रहा है, इंटरनेट काम कर रहा है, ये सब इसी मानवीय उपग्रह की वजह से काम कर रहा है। देखिए हो ना टीवी में, रॉकेट से हम लोग उपग्रह का प्रक्षेपण करते हैं। समझ में आया? तो
मानवीय उपग्रह क्या होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित हो, और प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, जो पहले से बने हो। ठीक है। अभी हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कल बताएंगे, तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसके उपग्रह क्यों ज्यादा हैं और किसके उपग्रह क्यों कम है। या ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ग्रहों की जो आंतरिक ग्रह क्यों हैं और बाह्य ग्रह का गुण अलग क्यों है। ठीक है, दोनों का गुण अलग अलग है ना, लेकिन हम ये तो बताए नहीं अभी क्या है। अभी हम सिर्फ परिचय करा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। मतलब सूर्य है, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, प्रथम 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। तो ये इनका गुण क्या क्या है, ये कल वाले क्लास में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ाएंगे या पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जब उसको पढ़ाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, अब क्या रह गया, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, जैसे एक क्रम में देख लेते हैं, फिर उसके बाद कल से दिखा जाएगा। अब देखिए, ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य के चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, फिर शनि, ऐसे कई सारे ग्रह हैं। ठीक है जी। तो मंगल जो ग्रह है ये हो गया आपका मंगल, और ये हो गया आपका बृहस्पति। दो ग्रह हो गए। इनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं टुकड़ों को ही हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र का मतलब छोटा, ग्रह के मतलब ग्रह के जैसे भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक और ग्रह था जो मंगल से जाके टकरा गया, और उसी टकराने से जो टुकड़े बिखरे हुए हैं वो इन्हीं की कक्षाओं में घूम रहे हैं, और इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये इतने घने हैं कि एक बेल्ट की तरह दिखाई देते हैं, पेटी की तरह दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन दो ग्रहों के बीच है, तो कौन कौन से लोग हैं, समझ में आया। क्षुद्र ग्रह क्या है, और इसमें एक जो सबसे बड़ा ग्रह है जिसको आंखों से देखा जाता है उसका नाम है फोरवेस्टा। फोरवेस्टा जो उपग्रह है उसको हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, एक अब अगला आ जाएगा पुच्छल तारा, या पुच्छल तारा को हम क्या कहते हैं, कॉमेट्स या धूमकेतु। अब देखिए, धूमकेतु क्या होता है, इसको बता दें। धूमकेतु क्या है, तो इसमें दो शब्द है, धूम और केतु। ठीक है, धूम का मतलब हो गया धुआं, और केतु का मतलब हो गया पूंछ या पताका भी होता है इसका मतलब। ठीक है, झंडा। तो धूम केतु जो होता है वास्तव में क्या होता है, सूर्य के चारों ओर कुछ ऐसे पिंड घूमते रहते हैं, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, मान लो कोई पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस पे क्या होता है, बर्फ होता है। बर्फ का मतलब जमी हुई, जल तो हुआ, बर्फ क्या हुआ, जल ही है। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते 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 एक निश्चित पथ में नहीं चलते, जाके सूर्य में गिर जाएंगे। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ये नजदीक जाते रहते हैं सूर्य के। जब ये सूर्य के नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, इसमें गर्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो ये जो बर्फ है पिघलेगा, और पिघल के फिर थोड़ी देर बाद वो वाष्प बन जाएगा कि नहीं, भाप बन जाएगा। या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो बर्फ सीधे तुरंत भाप में बदल जाएगा। ठीक है, अब भाप में बदल गया, और मान लो कोई चीज है जो इधर फेंकी जा रही है, ठोस है, और इसमें भाप निकल रहा है, तो भाप पीछे जाएगा कि आगे, पीछे। जिस दिशा में जाएगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएगा ना। अब ये घूमते घूमते सूर्य की ओर जाते हैं, तो इनका जो ये भाप वाला हिस्सा है ये सूर्य की ओर रहेगा कि सूर्य से दूर रहेगा, दूर रहेगा, क्योंकि ये गति कर रहे हैं सूर्य की ओर। तो इनका ठोस वाला भाग सूर्य की ओर आ गया, और जो जल था या हिम था वह वाष्प बन के उड़ रहा है, वो पीछे रह जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है।
वो पीछे रह जाएगा और ये पूंछ की तरह दूर से देखने पर लगेगा, इसीलिए इसे पुच्छल तारा कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं और इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कॉमेट्स क्या है? वास्तव में यह धूल के साथ जमे हुए बर्फ के कण है। ठीक है, उनसे बना हुआ पिंड है और उस पिंड से ये सूर्य की ओर गति करते हैं और इनसे जो वाष्प निकलती है ये पीछे रह जाती है, जो हमें दूर से पूंछ की तरह दिखाई देती है। इसी को हम पुच्छल तारा कहेंगे या कॉमेट्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? हो जाएगा? तो आज इतना ही रहने देते हैं। कितना टाइम हो गया? 3-5। तो आज रहने देते हैं।